प्रतियोगी परीक्षाओं को समर्पित समस्त अभ्यर्थियों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत। साथियों, भारत के इतिहास से संबंधित इस चतुर्थ अभ्यास प्रश्न पत्र में सभी ऐतिहासिक बिंदुओं को शामिल करते हुए 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे और प्रश्नों की उचित व्याख्या सहित एकदम शुद्ध सटीक उत्तर हैं वो मेरे द्वारा बताए जाएंगे और वीडियो के अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। पहले प्रश्न में दिया है कि असंगत क्या है। 1891 में नागपुर सम्मेलन में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, 1896 में कलकत्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय गीत गाया गया और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य का उल्लेख किया और सन 1927 पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 26 जनवरी को मनाना। तो इसमें असंगत है वो है 4 नंबर विकल्प में। इसमें पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वो 31 दिसंबर 1929 को जो लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है वो रखा गया था, इसीलिए 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। बाकी 1891 में जो नागपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया ये सही है और जो राष्ट्रीय शब्द है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जोड़ा गया था, तो ये सही है इसमें। और 1896 में कलकत्ता का जो सम्मेलन था उसमें राष्ट्रीय गीत गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो रचित गीत है उसको पहली बार कोलकाता सम्मेलन में गाया गया था। और 1906 में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज्य का उल्लेख है वो किया था। तो ये सभी बातें हैं ये सही हैं, इसलिए 4 नंबर विकल्प है प्रश्न का राइट आंसर। उसके बाद में 2 नंबर सवाल में हुमायूं के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था मीर सैयद अली, बसावन, दसवंत, ईसा खां। तो हुमायूं के शासनकाल में जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था मीर सैयद अली। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। तीसरे में निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी। साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्रियों के समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और एवं उचित होना। तो चोल प्रशासन की विशेषता है वो इनमें से कौन सी थी वो बताना है। तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ये थी कि ग्राम प्रशासन है वो स्वयं ग्रामवासी किया करते थे और चोल प्रशासन है वो प्रांतों में विभाजित था जिनको मंडल कहा जाता था, इसलिए ग्राम प्रशासन की जो स्वायत्तता है वो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। चौथे में उदारवादी नेता नहीं थे। मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी बोस, आनंद मोहन बोस और विपिन चंद्र पाल। तो इसमें विपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल हैं, ये गर्म दल के नेता थे, ये उदारवादी नहीं थे। तो 4 नंबर विकल्प प्रश्न का राइट आंसर होगा। 5 में एक तरफ शिवाजी के जो अष्टप्रधान मंत्री थे उनके नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं वो दिए गए हैं। हमारे को इन मंत्रियों के कार्यों से आपस में मिलान करना है और सही जो विकल्प है उसका चयन करना है। तो पेशवा है उसका कार्य था सामान्य प्रशासन को देखना और अमात्य था वो आय व्यय से संबंधित विभाग का प्रभारी था। सचिव था वो राजा के पत्राचार और गृह मामलों को देखा करता था और जो सुमन था वो जितने भी जो विदेशी मामले हैं उनसे संबंधित कार्य है वो किया करता था। तो 1 2 3 4 विकल्प हैं, यानी कि 1 2 3 4 कूट हैं वो सही होंगे और 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 6 में खुदाई खिदमतगार संगठन के प्रमुख थे मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद इकबाल, खान अब्दुल गफ्फार खां, चौधरी रहमत अली। तो खुदाई खिदमतगार संगठन है जो 1929 में बना था खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, और ये वही संगठन था जिसने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलनों से प्रेरित होकर इन्होंने उनकी विचारधारा को ग्रहण किया था और यही वह संगठन था जिसने भारत विभाजन का विरोध भी किया था। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 7 नंबर के सवाल में इंडिया अर्नेस्ट, ये पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं अंग्रेजी में कुछ और आगे उनके लेखकों के नाम दिए हैं। हमारे को बताना है कि इनमें से कौन सी पुस्तक का लेखक कौन नहीं है। तो इंडिया अर्नेस्ट है वैलेंटाइन सिरोल, गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू, द वे ऑफ इंडियन लाइफ सिस्टर निवेदिता और लिविंग इन एरा ये रानाडे हैं। तो इसमें जो चौथी नंबर की जो पुस्तक लिखी हुई है विकल्प नंबर 4 में जो पुस्तक के जो लेखक लिखे हुए हैं गोविंद महादेव रानाडे, ये नहीं थे। इस लिविंग इन एरा पुस्तक के लेखक थे डीपी मिश्र, ये इस पुस्तक के लेखक थे, इसीलिए प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर विकल्प। 8 में है कि मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष का क्या कार्य था। कि सीता अध्यक्ष है वो क्या कार्य किया करता था। कर संग्राहक, सैन्य अधिकारी, मौर्य राजकीय भूमि का व्यवस्थापक और न्यायिक अधिकारी। तो मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष का कार्य था कि राजकीय भूमि का व्यवस्थापक था। तो 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर। 9 में निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो भारत में जिसने डाक टिकट शुरू किए थे ऐसा जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। 1 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 10 में है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो 1839 में धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के जो सार है उसको प्रस्तुत करना तत्वबोधिनी सभा का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों के लिए वो धर्म के विषय के बारे में जाने और उपनिषद हैं उनका मुख्य क्या उद्देश्य है और क्या उनका सार है इसके बारे में जाने। इसलिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना है वो 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। 1 नंबर विकल्प है प्रश्न का सही उत्तर। 11वें नंबर के सवाल में है कि शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया थियोसॉफिकल सोसाइटी द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, प्रार्थना समाज द्वारा और आर्य समाज द्वारा। तो शुद्धि आंदोलन है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसलिए शुरू किया गया था कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके थे उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश दिलाने के लिए शुद्धि आंदोलन है उसको शुरू किया था। इसीलिए आर्य समाज है उन्होंने इस आंदोलन को चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते हैं? महामात्य, तीर्थ, विभागाध्यक्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के जो 18 सदस्य हुआ करते थे उनको अर्थशास्त्र जो चाणक्य की पुस्तक थी उसके अनुसार क्या कहा करते थे? तो इन मंत्रियों को जितने भी जो सदस्य थे मंत्रिपरिषद के उनको कहा जाता था तीर्थ। 2 नंबर विकल्प है वो सही उत्तर। 13 नंबर के सवाल में कुछ युद्ध दिए गए हैं और नीचे उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिनके मध्य युद्ध हुआ, जो युद्ध हुए थे। हमारे को ये करना है कि इनको आपस में मिलान करना है कि कौन सा युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध है वो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। तो और जो घाघरा का युद्ध है वो बाबर और बिहार एवं बंगाल के जो अफगान थे उनके मध्य 1529 में हुआ था। और ये घाघरा का ही अंतिम युद्ध था कि बाबर ने ये बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था और इसके बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। फिर खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, इसीलिए बाबर तथा राजपूत है वो 1 नंबर कोड है वो इसका उत्तर होगा। और तालीकोटा का युद्ध है वो 1565 ईस्वी में विजयनगर के शासक और दिल्ली सल्तनत है उसके मध्य, जो दक्षिण सल्तनत है उसके मध्य हुआ था। तो इसमें जो सही विकल्प है वो बनेगा 2, 3 और उसके बाद में 1 और 4। इसमें 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखना साथियों इसको गौर से थोड़ा। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर के सवाल में श्रीरंगपट्टनम की संधि किस किस के बीच हुई? अंग्रेजों व मराठों के बीच, अंग्रेजों व टीपू सुल्तान के बीच और टीपू सुल्तान व मराठों के बीच, इनमें से कोई भी नहीं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि है वो 1792 ईस्वी में जो तृतीय आंग्ल में सूर्य युद्ध की समाप्ति के हेतु ये संधि हुई थी। तो ये अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 15 नंबर के सवाल में संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, एक विख्यात बंदरगाह है, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र और मक्का के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो संगमकालीन जो युग था उसमें उरेयूर है वो विख्यात था, कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था इसके लिए। तो 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 16 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो लंदन में सन 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना है वो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। 2 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। 17 में है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तित की, इसके पीछे क्या कारण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक है उन्होंने जो अपनी राजधानी है वो दिल्ली से वो देवगिरी ले गया था। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? वह दक्षिण में व्यापार की स्थिति सुधारना चाहता था, वह मंगोल आक्रमणों से बचना चाहता था और वह वहाँ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था और देवगिरी में वह एक सुंदर महल का निर्माण करना
चाहता था। तो दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने का कारण यह था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जो दिल्ली है उस पर मंगोलों के आक्रमण की तैयारी हो रही थी और बार बार वो आक्रमण भी कर रहे थे। तो इसीलिए वो मंगोल आक्रमणों से बचना चाहता था, इसीलिए वो अपनी जो राजधानी है उसको दिल्ली से देवगिरी है वो स्थानांतरित कर दिया था। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 18 में है कि मौर्यकालीन शासन व्यवस्था में खोई हुई संपत्ति प्राप्त करने पर सुरक्षा की जिम्मेदारी किस अधिकारी की होती थी। कि मौर्य काल में जो खोई हुई संपत्ति थी वो अगर मिल जाती थी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निम्न में से किस अधिकारी की हुआ करती थी। कार्मांतिक, युक्त, प्रमुख, अमात्य। तो इसमें जो युक्त अधिकारी था उसकी ये जिम्मेदारी हुआ करती थी। 2 नंबर विकल्प सही उत्तर। 19 में है कि प्रसिद्ध कांस्य की नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है। कि कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है सिंधु सभ्यता स्थल से, वो किस स्थान से हुई है ये बताना है। लोथल, आहड़, सिंधु और मोहनजोदड़ो। तो कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। 4 नंबर विकल्प सही उत्तर। 20 में है कि तारीख फिरोज शाही किसकी रचना किसने की। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, जियाउद्दीन बर्नी और अल बरूनी ने। तारीख फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक थे उनके जीवन से संबंधित रचना थी। तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो रचनाकार थे जियाउद्दीन बर्नी। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 21 में प्रसिद्ध संस्कृत कवि भारवी किस पल्लव शासक के दरबार में शामिल था। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु और इनमें से कोई नहीं। तो प्रसिद्ध जो संस्कृत के कवि भारवी थे वो पल्लव वंश का जो संस्थापक था सिंह विष्णु, उसके दरबार में ये शामिल थे। इसलिए 3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। उसके बाद में आगे का सवाल है कि किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल पर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। ये बात किसने कही थी। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने। तो भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 23 में है कि मंसूर नामक मुगल कालीन शख्स क्या था। वास्तुकार, मुस्लिम संत, शायर, चित्रकार। तो मंसूर है वो जहांगीर के काल का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और ये विशेष तौर से जो पक्षियों के चित्र है वो बनाया करता था। तो ये मंसूर हैं, ये चित्रकार थे। 4 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गोल गुंबज हैदराबाद, एतमादुल्ला आगरा और शेरशाह का मकबरा सासाराम और रानी रूपमती का मकबरा अहमदाबाद। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो एतमादुल्ला का मकबरा है वो तो आगरा में है, ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम बिहार में और रानी रूपमती का मकबरा है वो अहमदाबाद में है, ये भी सही है। लेकिन जो 1 नंबर विकल्प है इसमें जो गोल गुंबज है, जो सुल्तान आदिल शाह का मकबरा है, ये बीजापुर कर्नाटक में है, ना कि हैदराबाद में है। इसीलिए 1 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। 25 में सही अनुक्रम क्या है। कि कुछ मुगल काल के जो शासक हैं उनके नाम दिए हुए हैं और हमारे को ये बताना है कि कौन सा शासक है वो पहले और कौन सा शासक सबसे अंत में रहा था। इसका सही अनुक्रम है वो हमारे को बताना है। तो इसमें बाबर है वो सबसे पहले और हुमायूं उसके बाद में, फिर अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां और अंत में औरंगजेब। तो 2 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। 26 में है कि मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती थी। नागर शैली, द्रविड़ शैली, मथुरा शैली और बेसर शैली। तो मंदिर स्थापत्य की जो मिश्रित शैली है, मिश्रित शैली का अर्थ इसमें बेसर शैली से है और बेसर शैली है वो नागर प्लस द्रविड़ शैली से मिश्रित शैली थी, उससे ये शैली बनी थी। इसीलिए मंदिर स्थापत्य की जो मिश्रित शैली है वो बेसर शैली कहलाती थी। 27 में अशोक के शासनकाल में 5 प्रांतों में से एक कलिंग की राजधानी थी। कि 5 प्रांतों में से कलिंग की राजधानी है वो कौन सी थी इनमें से। उज्जैनी, तक्षशिला, तोसली और सुवर्णगिरी। तो कलिंग की राजधानी है वो थी तोसली।
3 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने और अली बंदो ने। तो खिलाफत आंदोलन है उसका प्रारंभ है वो 1919 में हुआ था और इसका प्रारंभ है वो अली बंदो ने किया था। मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली हैं, ये दोनों भाई थे और इन्हीं के नेतृत्व में ये खिलाफत आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी, इसीलिए 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 29 में गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गया था? बाल गंगाधर तिलक, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने के लिए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले सन 1912 ईस्वी में। फिर प्रसिद्ध कवि एवं विद्वान राजशेखर किसके दरबार में निवास करते थे? तो जो राजशेखर कवि थे वो किसके दरबार में थे? नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज, नागभट्ट द्वितीय और महेंद्रपाल प्रथम। तो विद्वान जो राजशेखर हैं वो महेंद्रपाल प्रथम हैं, जो गुजर प्रतिहार वंश से संबंधित था और इसके पिता का नाम मिहिर भोज था, उनकी ये संतान थे। तो इनके दरबार में राजशेखर कवि हैं वो निवास किया करते थे। 31 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड रिपन ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो 1878 ईस्वी में जो लॉर्ड लिटन थे उनके कार्यकाल में ये पारित हुआ था और इसको समाप्त है वो लॉर्ड रिपन ने किया था। यानी कि लॉर्ड लिटन है उन्होंने के काल में तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और ये प्रेस एक्ट ऐसा था जिसने जो प्रेस की आज़ादी है उसको एकदम से सीमित कर दिया था। प्रेस की आज़ादी है उसको बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। इसको मुंह बंद करने वाला एक्ट भी कहा जाता है। तो ये लॉर्ड लिटन के समय आया था, लेकिन लॉर्ड रिपन है उन्होंने इस एक्ट को समाप्त कर दिया था। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 32 में सन 1907 में लंदन में एक जनसभा में सर कर्जन विले की हत्या किसने की? कर्जन वायली है ये, और इसमें 1907 यहाँ पर जो दिया हुआ है ये भी इसमें गलत है। यहाँ पर सन 1909 है वो होगा कि 1909 में लंदन में एक जनसभा में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? BN दत्ता, ML धिंगरा, सरदार अजीत सिंह और SC चटर्जी। तो इसमें सन 1909 में लंदन में एक सभा आयोजित हो रही थी और इस सभा में कुछ भारतीय भी शामिल थे और उनमें मदन लाल जो धिंगरा हैं वो भी शामिल थे और इन्होंने गोली मारकर सर कर्जन वायली है उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 33 में है मौर्यकालीन मर्द भांडों को क्या कहा जाता है? मौर्य काल में जो मृत भांड मिले हैं या बनते थे जो मृत भांड हैं उनको क्या कहा जाता था? चित्र धूसर भांड, लाल पर काले रंग के भांड और उत्तरी काली पुलिस वाले भांड और चित्रित भांड। तो जो मृत भांड हैं उनको कहा जाता था उत्तरी काली पुलिस वाले भांड। 3 नंबर जो विकल्प है वो प्रश्न का सही उत्तर होगा। कश्मीर रियासत के शासक ने भारत में विलय के पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? 13 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1948, 26 अक्टूबर 1947, 2 अक्टूबर 1948 को। तो कश्मीर रियासत के शासक जो हरि सिंह थे उन्होंने भारत विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने जो जम्मू कश्मीर की रियासत थी उसको हिंदुस्तान में मिला दिया था अपने हस्ताक्षरों के माध्यम से। तो विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर है वो कर दिए थे। मैकडोनाल्ड के 16 अगस्त 1932 को घोषित कम्युनल अवार्ड का मुख्य प्रावधान था भारत में मुस्लिमों के लिए प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ करना, भारत में विधायिका और सरकारी सेवाओं में मुस्लिमों के लिए आरक्षण करना, सरकारी सेवा एवं गवर्नर जनरल की काउंसिल में दलित वर्गों हेतु आरक्षण की व्यवस्था करना, दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था। तो मैकडोनाल्ड हैं उन्होंने 1632 में जो कम्युनल अवार्ड एक प्रावधान लेकर आए थे, इसका मुख्य प्रावधान ये था कि इन्होंने दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है वो कर दी थी और इन्होंने भारत में ऐसा काम किया था कि जितनी भी जो दलित जातियां थी उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर देने के कारण भारत में फूट डालो राज करो की नीति है उसका अनुसरण होने लगा और ये
कम्युनल अवार्ड है, इसका मुख्य प्रावधान यही था कि दलित वर्गों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था है वो कर दी जाए, जिसके कारण लोगों में फूट की जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। गोपाल कृष्ण गोखले का निधन हुआ था 10 फरवरी 1914, 19 फरवरी 1916, 19 फरवरी 1915, 10 फरवरी 1915। गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उनका निधन हुआ था मुंबई में 19 फरवरी 1915 को। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। सरदार भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम और पर्चे फेंककर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते गिरफ्तारी क्यों दी थी? अराजकता फैलाने के लिए, राष्ट्र जागरण के लिए, अंग्रेज अधिकारी को मारने के लिए और आतंक फैलाने के लिए। तो सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हैं, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें बम व पर्चे फेंककर इंकलाब जिंदाबाद के नारे हैं वो सन 1929 में लगाए थे, और इन्होंने ये कार्य इसलिए किया था कि राष्ट्रीय जागरण है वो फैलाने के लिए। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा कि लोगों की जो राष्ट्रीयता के प्रति जो भावना है वो बढ़े, राष्ट्रीय एकता के लिए वो लोग आगे आएँ और क्रांतिकारी गतिविधियों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों, ऐसा करने के उद्देश्य से। और साथ ही जो बड़े अंग्रेज अधिकारी थे उनकी आवाज़, अपने हिंदुस्तान के लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचाने के लिए ऐसा कार्य है उन्होंने किया था। 38 में है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? लखनऊ 1931, कराची 1933, लाहौर 1940 और कराची 1943। तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन से संबंधित कि भारत और पाकिस्तान इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं इस भारत के, और उनको अलग अलग कर दिया जाए, उनका विभाजन है वो कर दिया जाए, इसीलिए बांटो और छोड़ो का नारा है वो कराची अधिवेशन सन 1943 में दिया गया था। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 39 में है कि किस हड़प्पा स्थल से नगर के एक ऐसे असामान्य विन्यास के चिन्ह मिले हैं जिनमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र सम्मिलित हैं? कालीबंगा, लोथल, बनवाली और धोलावीरा। कि हड़प्पा का एक ऐसा नगर है वो बताना है कि उसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र मिले हैं, और 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र इस एक ही स्थल के अंदर मिले हैं, ये भी इसमें प्रश्न बनता है। तो ऐसा किस स्थान से हुआ है? कालीबंगा, लोथल, बनवाली और धोलावीरा है, ये ऑप्शन है, इनमें से बताना है। तो ऐसा जो कार्य है वो मिला था धोलावीरा से। धोलावीरा में 3 जो किले के अंदर 3 भाग बन गए थे, एक दुर्ग भाग था, एक मध्यम नगर था और एक निचला भाग था। दुर्ग भाग थे उसमें रहने वाले लोग थे वो अति विशिष्ट लोग थे। मध्यम नगर में रहने वाले लोग हैं वो आमजन हेतु और प्रशासनिक अधिकारियों और महत्वपूर्ण नागरिकों के लिए रहने का निवास स्थान था, और निचले भाग में रहने वाले लोग हैं वो आमजन थे। इसीलिए धोलावीरा है उसमें एक ही किले के अंदर बस्तियों के 3 अलग अलग सीमांकित क्षेत्र बनाए गए थे। 4 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 40 में हड़प्पाकालीन ताम्र बैलगाड़ी प्राप्त हुई थी? कुनाल से, राखी गड्डी से, दायमाबाद से, बनवाली से। तो तांबे की जो बैलगाड़ी हड़प्पाकालीन जिस स्थल से मिली है वो मिली है दायमाबाद से। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 41 में किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्गंध कहा जाता था? बौद्ध, जैन, आजीविक, पाशुपत। तो किस संप्रदाय है उसको प्रारंभ में निर्गंध कहा जाता था? तो वो कहा जाता था जैन संप्रदाय को। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी बेहतरीन प्रश्नों के वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिले। और अपने इस चैनल पर अनेक प्रकार के वीडियो अन्य सब्जेक्टों के भी डाले गए हैं, उनका भी आप ज़रूर अवलोकन करना ताकि आपकी जितने भी जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिले। उसके बाद में आगे 42 नंबर का सवाल है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने पहली बार स्थायी सेना रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ऐसा सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 43 में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे, सतारा, रायगढ़, बीजापुर। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था रायगढ़ में सन 1676 ईस्वी में, यहाँ पर इनका राज्याभिषेक है वो हुआ था। निम्नलिखित में वाक्य में से
वाक्य किसके द्वारा कहे गए कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीकृत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। ये किस संप्रदाय के द्वारा ये बात कही गई थी, ये हमारे को बताना है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीकृत हो जाने पर पुनरागमन नहीं होता। यानी कि शरीर है वो एक बार खत्म हो जाने के बाद में उसका पुनर्जन्म है वो नहीं होता है। तो ऐसी बात है वो किस संप्रदाय के लोगों ने कही थी? कापालिक संप्रदाय, आजीविकों के द्वारा, चारवाकों द्वारा, खतन 2 और 3 दोनों के द्वारा। तो ऐसी बात है वो चारवाक दर्शन के अंतर्गत कही गई थी। 3 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 45 में है, दिल्ली के लाल किला का प्रारंभिक नाम क्या था? किला ए शाहजहां, किला ए मुबारक, किला ए जन्नत, किला ए हिंद। तो जो दिल्ली का लाल किला है वो 1648 में पूर्ण हुआ था, शाहजहां ने जिसको बनवाया था। इसका प्रारंभिक नाम है वो था किला ए मुबारक। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर। 46 में सालबाई की संधि हुई थी 1772 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में। सालबाई की जो संधि है वो 1782 ईस्वी में हुई थी मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के मध्य। और ये संधि इसलिए हुई थी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए ये संधि हुई थी, इसलिए 1782 है वो सही विकल्प प्रश्न का उत्तर होगा। 47 में मराठा साम्राज्य का पतन हुआ बाजीराव प्रथम की मृत्यु से, पानीपत के तृतीय युद्ध से, बालाजी बाजीराव की मृत्यु से और माधवराव की मृत्यु से। मराठा साम्राज्य है उसका पतन हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध से। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 में हुआ था, जिसमें जो अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ के मध्य हुआ था पानीपत हरियाणा में। तो इस युद्ध के बाद में मराठा साम्राज्य है उसका पतन हो गया था। 2 नंबर विकल्प प्रश्न का सही उत्तर होगा। 48 में सर एओ किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? महादेव गोविंद रानाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सर एओ हुम है इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु है वो गोविंद महादेव रानाडे को माना था। 1 नंबर विकल्प सही उत्तर। 49 में खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, खिजर खान, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। तो खिलजी वंश के संस्थापक हैं वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। इन्होंने 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। तो यही 1 नंबर विकल्प है वो प्रश्न का उत्तर होगा। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना है वो की थी। अंतिम 50 नंबर के सवाल में 19वीं शताब्दी के दौरान किस सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी हिंदू समाज के दायरे के बाहर एक समूह की स्थापना की गई थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। 19वीं शताब्दी के दौरान किस सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप रूढ़िवादी हिंदू समाज के दायरे के बाहर एक समूह की स्थापना की गई थी? तो 19वीं शताब्दी के दौरान 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भिन्न भिन्न धार्मिक आस्थाओं में बटी हुई जनता को एकजुट करना तथा समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, ये इस ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। तो साथियों इस तरह से ये आपके 50 प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कुल कितने % सही हुए हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी आने वाले इस तरह प्रश्नों के वीडियो हों उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं एक नए सब्जेक्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।